नमस्कार दोस्तों, एंजल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराएंगे तथा इसको सर्वप्रथम हम डिटेल में जानेंगे और बाद में इसका क्वेश्चन आंसर सेट भी हल करेंगे। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली हड़प्पा सिविलाइजेशंस। सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोग भारत के मूल निवासी द्रविड़ लोग कहलाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग क्या थे? भारत के मूल निवासी द्रविड़ कहा जाता था। सिंधु सभ्यता का पता कैसे चला? सन 1857 में कराची और लाहौर के बीच रेल पटरी बिछाने के दौरान जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन को दो प्राचीन नगरों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का पता लगा। जो हड़प्पा सभ्यता है वह कहाँ पर पाकिस्तान प्रांत में स्थित है। यह रावी नदी के किनारे स्थित है तथा सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। देखिए दोस्तों, उत्खनन के फलस्वरूप बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त हुई। तकरीबन 5000 साल पहले एक उच्च स्तरीय सभ्यता विकसित हुई थी जिसकी नगर नियोजन व्यवस्था बहुत ही उच्च कोटि की थी। लोग नालियों सड़कों के महत्व का अनुमान था। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। उसमें 5000 से तकरीबन पूर्व क्या थी, एक उच्च स्तरीय सभ्यता विकसित हुई थी। वहाँ पर लोगों में नालियों और सड़कों का भी महत्व अनुमान था तथा वह एक नगरीय सभ्यता भी थी। सिंधु सभ्यता के लोग ईंटों का प्रयोग करते थे। गुजरात का एक शहर लोथल सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या है? लोथल है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन क्या है? धान्यागार था। विशाल स्नानागार ग्रेट पाथ मोहनजोदड़ो में स्थित है। विशाल स्नानागार कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई थी। और उत्खनन के फलस्वरूप ये पता लगाया गया कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि तथा पशुपालन थी। वहाँ उस समय सिंधु सभ्यता के लोग हड़प्पा सभ्यता से अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं होती। हड़प्पा में क्या हुआ तो लोहे की प्राप्ति नहीं होती। इससे यह पता चलता है कि लोग क्या करते, लकड़ी के हल बनाकर कृषि तथा पशुपालन किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कौन सी फसल उगाई? कपास उगाए थे। देखिए, सबसे पहले भारत में जो आर्यंस लोग आए थे वह वैदिक सभ्यता से संबंधित थे। भारत को 16 राज्यों महाजनपदों में बांटा गया है। पहला मगध, दूसरा अंग, तीसरा काशी, कोसल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुंज, पंचाल, सुरसेन, गांधार, कंबोज, अस्मक, अवंती, मत्स्य। ये सब क्या थे? 16 महाजनपद थे। मगध क्या था? बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था। इसकी क्या थी? दोनों तरफ नदियाँ थी जिसके कारण यहाँ की उपजाऊ अधिक भूमि थी। और यह सबसे बड़ा सबसे बड़ा उज्जैनी था। अवंती सबसे बड़ा था। मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। सबसे पहले मगध ने ही हाथियों से युद्ध की शुरुआत की थी। देखिए दोस्तों, इन 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में हुआ था? अंगुत्तर निकाय में हुआ था। चलिए जानते हैं मगध महाजनपद के बारे में। मगध की सबसे पहली प्राचीन राजधानी क्या थी? गिरिवज। मगध की राजधानी क्या थी? गिरिवज या राजगृह थी। सर्वप्रथम सबसे पहले कौन आया था? बिंबिसार। वह कौन सा? हर्यक वंश का संस्थापक था। उसके बाद शिशुनाग आया जो कि नागवंश की स्थापना की तथा उसके बाद महापद्मनंद वंश की स्थापना की तथा चंद्रगुप्त मौर्य। महापद्मनंद के बाद चंद्रगुप्त मौर्य आए थे। इसको हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस सॉल्व करेंगे।
चलिए बिंबिसार के बारे में जानते हैं। बिंबिसार क्या था? वह हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार कौन से धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जिसकी मृत्यु उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। बिंबिसार की मृत्यु कौन किया था? उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था। इस अजातशत्रु की मृत्यु उदयन ने किया था। अजातशत्रु की मृत्यु उदयन ने किया था। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र की नगर की स्थापना कौन किया था? उदयन ने किया था। महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था। नंद वंश के समय मेसोदोनिया के सरदार सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नंद वंश के समय क्या था? मेसोदोनिया के सरदार सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने पौरव राजा पोरस के साथ झेलम नदी के किनारे युद्ध लड़ा था, जिसे हाइडेस्पीच के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर ने पौरव राजा पोरस के साथ झेलम नदी के किनारे जो युद्ध लड़ा था, उसको हाइडेस्पीच के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसकी मृत्यु ज्वर की वजह से बेबीलोन में हो गई। सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में हो गई थी। अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। चलिए मौर्य वंश के बारे में जानते हैं। मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य। इस वंश का संस्थापक, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके गुरु का नाम चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ही चाणक्य। चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य था। इसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में राजनीतिक संबंधी बातों का उल्लेख किया गया है। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा क्या थी? मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा क्या थी? पौंड थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया था। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया था। इस सेल्यूकस निकेटर के राजपूत का नाम मेगास्थनीस था और मेगास्थनीस ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इंडिका नामक पुस्तक कौन लिखा था? मेगास्थनीस ने लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था और इसने भारत के 8 महाजनपदों पर कब्जा किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को भी स्वीकार किया था इसकी मृत्यु श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान हो गई थी। इसके बाद बिंदुसार अगला शासक। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद बिंदुसार अगला शासक बना। बिंदुसार पुराणों में बिंदुसार को अमितघात, वरिसार, भद्रसार के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में अमितघात के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार को जाना जाता है तथा भद्रसार के भी नाम से जाना जाता है। यह जैन धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और इसने अशोक को विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि वहां की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीत लिया था। बिंदुसार ने भारत में 10 महाजनपदों पर राज किया था। इसके बाद अशोक अगला शासक बना। बिंदुसार के बाद कौन अगला शासक बना? अशोक बना। पूरे मौर्य वंश में अशोक सबसे महाप्रतापी शासक था। इसके शासन काल में शिलालेखों का प्रचलन बड़ा था। शिलालेखों का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ था। इन शिलालेखों की खोज सबसे पहले 1750 में फेनथेलर ने की थी और सबसे पहले 1837 में इसको जेम्स प्रिंसेप ने इन शिलालेखों को पढ़ा था। प्रारंभ में तो अशोक जैन धर्म के अनुयायी था, लेकिन बाद में कलिंग युद्ध में भरी मारकाट के बाद इसने शास्त्रों का त्याग कर दिया था। पहले वो क्या था? जैन धर्म का अनुयायी था, जो उसके बाद कलिंग युद्ध के बाद मारकाट को शास्त्रों को त्याग दिया था और उसने गौतम बुद्ध के शिष्य उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा ली। इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। अशोक
देवा नाम प्रिय के नाम से भी विख्यात है। अशोक को देवा नाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि वह वहाँ की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीत लिया था। बिंदुसार ने भारत में 10 महाजनपदों पर राज किया था। इसके बाद अशोक अगला शासक बना था। बिंदुसार जो था 10 महाजनपदों पर राज किया था, उसके बाद कौन अशोक अगला शासक बना था? ये तो हो गया है। देखिए, मगध की सबसे पहली प्राचीन गिरी राजगिरी थी बिंबिसार के हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। उसके बाद क्या हुआ? बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग ने हरा कर उसने शुंग वंश की स्थापना की। उसके बाद वासुदेव आया जो कौरव वंश का संस्थापक था, और उसके बाद सिमुक आया। सिमुक सातवाहन वंश की स्थापना किया तथा श्रीगुप्त जो गुप्त वंश की स्थापना किया। चलिए, इसके बारे में पुष्यमित्र शुंग और इनके बस स्थापना के बारे में इसकी सातवाहन वंश की स्थापना कौन किया, इसके बारे में जानकारी, लेकिन इसके चंद्रगुप्त मौर्य तथा हाईलाइट है न, इसके बारे में हम कुछ डिटेल में जानेंगे। गुप्त वंश श्रीगुप्त ने भारत के 6 महाजनपदों को जीता था। श्रीगुप्त ने भारत के कितने महाजनपदों को जीता था? 6 महाजनपदों को जीता था। इसके बाद घटोत्कच और फिर चंद्रगुप्त प्रथम अगला शासक बना। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी देवी के साथ विवाह किया था। इसी ने भारत में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त अगला शासक बना था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन अगला शासक बना? समुद्रगुप्त अगला शासक बना था।